गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम हिंदी की वीडियो बना रहे थे, तो उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ण। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको वर्ण की डेफिनेशन, स्वर और व्यंजन बताए थे। स्वर के डेफिनेशन भी बता दी थी और उसके भेद बताए थे। व्यंजन क्या होते हैं बताया था कि व्यंजन क्या होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद, कितने भेद होते हैं व्यंजन के? 3। कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? हाँ बताइए, व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ठीक है, व्यंजन के कितने भेद हो गए? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इसमें फर्स्ट आता है आपका स्पर्श व्यंजन। ये व्यंजन वे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो होती है मुख के किसी भी भाग को स्पर्श कर सकती है। ठीक है, स्पर्श मीन्स होता है छूना, तो जीभ मुख के किसी भी भाग को छूती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। 25 होती है। ठीक है, और इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्ग। कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग। ठीक हो गया। अब क्या लिखेंगे? इनके व्यंजन, इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है इसमें से। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। रोक तो थोड़ा इसका। स्पर्श व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? क, ख, ग, घ, अंग। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ठीक हो गया। ट वर्ग में ट, अण। त वर्ग में न। फिर प वर्ग में फ, ब, भ, म। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं? क से म तक। कहां से होते हैं स्पर्श व्यंजन? क से म तक होते हैं। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान यानी कि इनको बोलते समय किसका सहारा लेना पड़ता है हमें। ठीक है, अब देखिए क वर्ग जब हम बोलते हैं तो क बोलिए, यहाँ पे जोर पड़ेगा। देखिए फिंगर रखिए, क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ जोर पड़ा, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? कंठ। ठीक है, हाँ। च वर्ग का तालु। इनको बोलिए आप, ऊपर ये जो बाहर का उभरा हुआ भाग है ना, यहाँ जीभ टकराएगी। देखिए च, छ, ज, झ, यहाँ टकराई तो तालु। ट वर्ग का मूर्धा, जो अंदर को होता है ना भाग जी इसका, तो ये क्या हो गया? मूर्धा। और त वर्ग का त, थ, तो दंत, और लास्ट वाले का होता है ओष्ठ यानी कि होंठ। समझ में आ गया? तो स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के भेद 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फर्स्ट स्पर्श व्यंजन यानी कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो जीभ क्या है, मुख के किसी भी भाग को छू सकती है। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। क, च, ट, त, प।
ठीक हो गया। और इन्हीं के फर्स्ट लेटर से ही इनके व्यंजन स्टार्ट हैं। और हर वर्ग में कितने व्यंजन आ रहे हैं? 5। क में क ख ग घ ङ, च में च छ ज झ य, ट में ट ठ ड ढ ण, त में त थ द ध न, प में प फ ब भ म। ठीक हो गया। तो वहां आता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 25। अब इनका उच्चारण स्थान याद करना है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो आ जाएगा कि क वर्ग के व्यंजन कौन से हैं, या ट वर्ग के बताइए, या आपका कंठ का उच्चारण, कंठ किसका उच्चारण स्थान है? क वर्ग का है, ट वर्ग का है। तो इनको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया सबके? और कहां से कहां तक होते हैं? क से म तक। सेकंड है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब इसमें क्या होता है, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो जीभ क्या होता है, ठीक तरीके से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ठीक हो गया। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। समझ में आ गया सबके? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। य, र, ल और व। थर्ड आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मीन्स पता चल जा रहा है, ऊष्म का मीनिंग क्या हुआ? ऊष्मा, गर्मी। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से क्या निकलेगी? ऊष्मा, गर्मी पैदा होगी, तो वो क्या कहलाएंगे? ऊष्म व्यंजन। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? हाँ, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तालबीन श, मूर्धन श, दंती स और ह। इनको आप एक बार उच्चारण कीजिए। इनका श, गर्मी निकलेगी, देखिए श, स, ह। तो क्या निकल रही मुख से? गर्मी पैदा हो रही है। समझ में आ गया आपको? अब नेक्स्ट आपका एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यानी कि व्यंजन। इसमें क्या होता है, दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। से बनने वाले वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक हो गया। अक्ष देखिए किसको मिलकर बनता है? अक्ष, क, धन, मूर्धन श। ठीक है, क धन मूर्धन श। ऐसी त्र किसको मिलकर बना है? त, धन, र। ठीक हो गया। ज्ञ किसको मिलाकर बना है? ज, धन, य। श्र, श, धन, र। समझ में आ गया? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अक्ष किसको मिलाकर बनता है? क, धन, मूर्धन श। त्र, त, धन, र। ज्ञ, ज, धन, य। और श्र, श, धन, र। इतना समझ में आ गया सबके? नेक्स्ट आपका है द्वित्व व्यंजन।
इसकी डेफिनेशन क्या होती है? दो समान व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन। व्यंजन कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए, दो समान एक जैसे वर्ण आएंगे, जैसे आधा क धन पूरा क। ठीक हो गया। तो ये क्या बन जाएगा? जैसे कोई आधा क और पूरा क का शब्द बताइए। जैसे आपका पक्का। ठीक है, इसमें क्या आया? एक आधा और एक पूरा। तो दो समान व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे और कोई बताइए, आधा चौ प्लस पूरा चौ, तो क्या बन जाएगा? कोई वर्ड? बच्चा। समझ में आ गया इसे? ये हो गया आपका अयोगवाह। मैंने आपको बता ही दिया था। अंक और अ को क्या कहते हैं? अयोगवाह, क्योंकि इसमें स्वर भी आ रहा और व्यंजन भी आ रहा है। नेक्स्ट है आपका अनुस्वार। अनुस्वार। ठीक है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहां से निकलती है? नाक से। और इसका साइन क्या होता है अनुस्वार का? ये होता है, ऊपर से हम खाली क्या देते हैं? बिंदा देते हैं ना। तो ये अनुस्वार जैसे अंक में लगता है, ऊपर से खाली हम क्या लगाते हैं? एक बिंदा। तो इसका कोई वर्ड बताइए। हाँ, जैसे अंगूर, लंगूर, कंघा। तो इनको बोलिए आप, तो उच्चारण कहां से आएगा? नाक से। अंगूर, देखिए नाक में जोर पड़ा। अंगूर, कंघा, नाक से ध्वनि आ रही है। ठीक हो गया। हाँ, अब उसके बाद आपका है विसर्ग। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कैसी आएगी? ह। कैसी ध्वनि आती है इसमें? ह ध्वनि आती है बोलने में। जैसे क्या होता है? विसर्ग का साइन क्या होता है आपका? ये। समझ में आ गया? कोई वर्ड बताइए। जैसे नमः, ये बोलने में नमः, ह आ रहा, अतः। ठीक है। तो इनको जब हम उच्चारण करते हैं विसर्ग का, तो ह की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? ह की। नमः, अतः, तो ह आ रहा है, साइन विसर्ग का लग रहा है। और ये साइनों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब आपका आता है अनुनासिक। इसमें क्या होता है? जब हम उच्चारण करते हैं तो ध्वनि मुख और नाक दोनों से आती है। और इसका साइन क्या होता है? ये चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है और अनुनासिक भी कहा जाता है। जैसे इसका कोई वर्ड बताइए। चांद, ऊंट। देखिए, नाक और मुंह दोनों में जोर पड़ेगा। चांद, मुंह, ऊंट। ठीक है। तो ये हो गया अनुस्वार का साइन, ऊपर से बिंदा। विसर्ग का आगे से दो बिंदे। और अनुनासिक क्या हो गया? चंद्र बिंदु। अब मैं आपको जो आप अवा लिखते हैं ना, उनकी मात्राएं समझा देती हूँ थोड़ी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या आता है? अ। अ की कोई मात्रा होती है? नहीं। तो कभी कुछ आएगा, कहेंगे कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती, तो किसकी मात्रा नहीं होती है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा क्या होती है? ये। ठीक है। छोटी की मात्रा क्या होती है? ऐसे। बड़ी की मात्रा ये। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा नीचे से ऐसे लगाते हैं। ठीक है। जैसे नृप हो गया। और ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा,
औ की मात्रा और कभी भी मात्रा हो, देखिए आगे के डंडे से नहीं निकालते, दोनों मात्राएं कहां से आएंगी? पीछे से। अंक की, हाँ, जो अभी आपका क्या आया था? अनुस्वार। अह, ये क्या है? विसर्ग। ठीक है, इसको उच्चारण में क्या आता है? ह आता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकंड चैप्टर वर्ण विचार समाप्त हो चुका है। हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।